हाय एवरीवन। तो आज हम काइनेमेटिक्स के दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने वाले हैं, जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बच्चे लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर होता है, यानी आप जिस रास्ते से भी जा रहे हो उस रास्ते का जो टोटल लेंथ होगा। मान लो आपके पास स्केल है, आपके पास धागा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगर आप स्केल और धागा, हाइपोथेटिकली अगर किसी रास्ते को स्केल या धागे से अगर आप अ, देखोगे कि कितना बड़ा है, सो उस लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर आपको स्कूल से घर से आपको स्कूल जाना है, ठीक है। ऐसे घर से स्कूल जाने के अनकाउंटेबल रास्ते हो सकते हैं, बट हम मानते 3 रास्ते लेके चलते हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है। मान लो एक रास्ता है जो डायरेक्ट आपके घर से स्कूल जाता है, ठीक है। तो एक दिन आपने डिसाइड किया आप अच्छे बच्चे की तरह घर से स्कूल चले जाओगे, ठीक है। हमने कहा था 3 रास्ते हैं, तो इसको मैं रास्ता नंबर 1 कह दे रही हूँ। मान लो एक दिन डिसाइड किया कि यार आज घूमते हुए स्कूल जाते हैं, तो आप जा रहे हो, ये रास्ता थोड़ा सा बड़ा है, और आपने डिसाइड किया कि यार हम ना रास्ते में कुछ खाते हुए जाएंगे। आपने फॉर एग्जांपल देयर इज सम स्टॉल, आपने वहां से कुछ खाया एंड देन यू वेंट टू द स्कूल। एक और रास्ता है, ठीक है। आपने एक दिन डिसाइड किया कि यार हमको आज अपने एक फ्रेंड को पिक करना है। उस फ्रेंड को पिक करते हुए थोड़ा सा रास्ता लंबा हो जाएगा, बट मस्त है यार, अपने फ्रेंड को आज पिक करते हैं, मस्त बात करते हुए, केरी मारते हुए जाएंगे। ओके, सो ओके। तो आपने क्या समझा अभी कि हमने 3 रास्ते देखे, घर से स्कूल जाने के लिए 3 रास्ते देखे। अगर आप स्केल ले लो या आप कुछ भी ले लो, और अगर आप इस रास्ते को देखोगे कि कितना बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये अलग अलग डिस्टेंस आएगा। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वो लेंथ होता है। कितना बड़ा आप जो एक्चुअल पाथ ले रहे हो वो कितना बड़ा है, ठीक है, लेंथ। और आपको दिख रहा है कि आपने 3 अलग-अलग पाथ लिया है, तो स्केल से जब आप काउंट करोगे, देखोगे, तो अलग-अलग डिस्टेंस आएगा, यानी कि डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होता है। अगर आप अलग-अलग पाथ लोगे तो आपका डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चे, अलग होगा। चलो इसे लिख लेते हैं, दैट डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्या है। आपको ये पता ही होगा बच्चे, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है। इन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इनका काम मैग्नीट्यूड से हो जाता है। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर मुझे इनकी यूनिट जानना है कि इनकी यूनिट क्या होती है, तो मैं क्या बोलूँगी, इनकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। चलो, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे डिस्टेंस के लिए याद रखना है, फॉर अ मूविंग बॉडी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, अगर आपने घर से स्कूल गए हो आप, ठीक है। अगर आप घर से स्कूल गए हो, मान लो आपका घर से स्कूल का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर आपका, आप स्कूल गए, आप स्कूल में रहे, और जब आपका छुट्टी हुआ आप वापस घर आ गए, तो क्या आप ऐसे बोलोगे कि मैंने तो आज कुछ काम ही नहीं किया? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे, यार मैं घर से स्कूल गया 1 किलोमीटर, फिर मैं वापस स्कूल से घर आया 1 किलोमीटर, भाई आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। इसका मतलब क्या है, एक मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस ऐड होते जा रहा है। समझ रहे हो, डिस्टेंस ऐड होते जा रहा है। आप 2 किलोमीटर चल के आए हो, क्या आप डिस्टेंस के लिए ऐसे बोल सकते हो कि घर से स्कूल गया 1 किलोमीटर और वापस घर आ गया तो मैं कुछ चला ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो डिस्टेंस जो होता है बच्चे, वो हमेशा ऐड होते रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर अ मूविंग बॉडी। तो चलो इसको लिख लेते हैं। क्या बोला, फॉर अ मूविंग बॉडी distance is always positive.
आई होप ये आपको समझ में आ गया। और ये हमेशा क्या होता है बच्चे, बढ़ता रहता है, पॉजिटिव भी होता है एंड इट ऑलवेज इंक्रीजेस। इस दो पॉइंट को मैं अभी आपको आगे और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। अभी आप ये समझ लो कि एक मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट समझने के बाद मैं एक साथ समझाऊंगी। आई होप दिस इज क्लियर। और आपको एक और चीज याद रखना है बच्चे, जो कार्स में या व्हीकल्स में बेसिकली जो ओडोमीटर होता है ना, जो ओडोमीटर होता है वो आपको क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट से। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, देखो पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगी। ओके, शॉर्टेस्ट लेंथ और पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका मतलब क्या है, ये एक शॉर्टेस्ट लेंथ है या फिर बच्चे पाथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका मतलब समझो, सेम एग्जाम्पल, अगर आपका ये घर है और ये आपका स्कूल है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, घर आपका इनिशियल पोजीशन है और स्कूल आपकी फाइनल पोजीशन है। इसमें जो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट, देखो जो शॉर्टेस्ट होता है ना वो हमेशा स्ट्रेट होता है। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो शॉर्टेस्ट या फिर जो आप इसको क्या बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, इनिशियल और फाइनल के बीच में, वो क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हमने पहले वाले एग्जाम्पल में बोला था कि घर से स्कूल जाने के लिए आपके पास 3 अलग-अलग रास्ते थे और उन तीनों रास्ते का डिस्टेंस अलग-अलग था। लेकिन इन तीनों रास्ते के लिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो एक ही होगा, जो कि ये होगा, ये वाला। ये स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ ही डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको अच्छे से पता है बच्चे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट को बताना है तो आपको डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसकी भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है अपनी बच्चे, मीटर होती है। ठीक है, अगर मैं इनके मूविंग बॉडी के लिए कहूं, फॉर अ मूविंग बॉडी it may be positive, negative or zero, and for moving body it may increase or decrease। अब बच्चे मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट में एक मूविंग बॉडी के लिए वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। और डिस्टेंस वाले केस में फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग होता है। मतलब कि एक मूविंग बॉडी के लिए, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, फॉर अ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी अगर चल रही है तो जो डिस्टेंस होता है बच्चे वो सिर्फ इंक्रीजिंग ही होगा अगर बॉडी चल रही है तो। लेकिन वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को कहूं
तो वो आपकी इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। आओ बच्चे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये हमारा एक पाथ है, दिस इज आवर पाथ, ठीक है। ये पाथ का ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है, समझो। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मान लो इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे आप गए हो, बॉडी ने क्या किया, बॉडी मूव की, ठीक है, ए से बी गई। तो क्या ए से बी में जाने के लिए डिस्टेंस भरा? यस, आप ये पाथ लिए हो बच्चे, डिस्टेंस तो भरा है। क्या ए से बी में जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट भरा? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो ये आपका एक्चुअल पाथ लेंथ हुआ, ठीक है। और अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट कहूँ तो ए से बी में कौन से रास्ते से गए हैं वो डिपेंड नहीं करता। किस रास्ते से गए हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो इनिशियल से फाइनल के बीच में ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी भरा, ये डिस्प्लेसमेंट भी भरा और अपना डिस्टेंस भी भरा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया कि फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। अब आप ऐसे समझो, अब बच्चे आप ए से मान लो बी आए, ठीक है, या फिर मान लो बी इधर नहीं मानकर हम बी इधर मान लेते हैं ये। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, देखो ए से बी तक डिस्टेंस भी बढ़ा, ये एक्चुअल पाथ होगा, डिस्टेंस भी बढ़ा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन। मुझे डिस्टेंस भी बढ़ता हुआ दिखा, मुझे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता हुआ दिखा। अब मान लो बच्चे मैं ए से इस सी पॉइंट पे आई, वापस से मुझे डिस्टेंस भी बढ़ता हुआ दिखा, ये ए से सी, मैं एक्चुअल पाथ में ही चल रही हूँ डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस भी बढ़ता हुआ दिखा। और ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन है ना डिस्टेंस ए और सी के बीच में, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी तक मुझे डिस्टेंस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और अभी तक मुझे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिस इज सो नाइस। अब मान लो मैं एक डी पॉइंट में आती हूँ, डिस्टेंस तो बच्चे अभी भी बढ़ रहा है क्योंकि एक्चुअल पाथ में चल रहे हो। क्या डिस्प्लेसमेंट आपको ए से बी मिलेगा? यस, दिस विल बी माई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। तो ये क्या है, ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। देखो बच्चे, दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, वही सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। बट ये तो देखो ये अभी घट गया है। तो क्या एक मूविंग बॉडी के लिए आपको डिस्टेंस तो बढ़ता हुआ ही दिखे जा रहा है, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो पहले तो वो बढ़ा और अब वो घट गया। अब मान लो मैं आ गई इस ई पॉइंट पे, इस ई पॉइंट के लिए मुझे डिस्टेंस तो अभी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और घटता हुआ दिख रहा है। देखो अभी ये वाला जो था ये थोड़ा बड़ा था, ये और घट गया। अब मान लो मैं वापस से घूम के ए पॉइंट पे आ गई, तो मुझे डिस्टेंस तो अभी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन जहां से स्टार्ट किया मैं उधर ही आ गई हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या आपको समझ में आया, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस सिर्फ इंक्रीज होता है, जो बॉडी मूव कर रही है डिस्टेंस उसके लिए हमेशा इंक्रीज होती है। और डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकती है, जैसे इस हाफ आपने सेमी सर्कल में देखा, फिर घट भी सकती है, सेमी सर्कल के नीचे आपने देखा घट रही है, और फिर जीरो भी हो सकती है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आ गए हो, ठीक है। अब वो दूसरा वाला पॉइंट समझते हैं कि फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। इसको ऐसे समझो बच्चों, मान लो ये आपकी ओरिजिन है, x इज इक्वल्स टू 0,0, ठीक है। अगर आप ओरिजिन के राइट साइड पे जाओगे तो वो आपकी पॉजिटिव x एक्सिस होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाओगे तो वो आपका बच्चे नेगेटिव x एक्सिस होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है,
डिस्टेंस का तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। अगर मान लो आप इधर 5 मीटर चले, फिर चल के आप वापस इधर आ गए, तो डिस्टेंस के लिए मैं 5 और 5 10 बोलूंगी, 10 मीटर हो गया डिस्टेंस के लिए। ठीक है, डिस्टेंस के लिए क्या हो गया बच्चे, 10 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन के हिसाब से आप करोगे। आप 0,0 यहां से आप मान लो चले हो 10 मीटर, ठीक है, फिर घूम के आप उसी रास्ते पे पीछे आ गए, तो इसके लिए डिस्टेंस जो है वो तो 10 + 10 20 हो जाएगा। लेकिन बच्चे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, देखो इनिशियल ये रहा, क्या दिख रहा है आपको, इनिशियल ये रहा, फाइनल ये हो गया। अब मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसे अलग अलग रास्ते बनाई हूँ, लेकिन ये ना एक, ये देखो अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस पे ही चले और इस पे ही पीछे आ गए। तो अगर एक ही रास्ते पे आप चल रहे हो आगे और फिर उस पे ही पीछे आ गए हो, तो इनिशियल और फाइनल के पॉइंट के बीच में तो लाइन बना ही नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 0 हो गई। तो बच्चे यही दो डिफरेंस है कि एक मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस हमेशा, ऊपर वाले पॉइंट में क्या बोला, एक मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। और अगर आप ओरिजिन से देखोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आप, ये ओरिजिन है 0,0, आप इधर पे चले हो 10 मीटर, फिर आप इधर पे चले हो, ये आ गया आपका 3 मीटर, ओरिजिन की साइड आप 3 मीटर चले, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 जाने का, 10 आने का और आगे 3, 23 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो यहीं पे 10 गए 10 आए वहीं खत्म हो गया, बाकी 3 चले तो -3 आई कैप डायरेक्शन के साथ। बच्चे ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मुझे आपको एक और कंसेप्ट समझाना है बच्चे, दैट इज दिस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रेशियो के रिलेटेड। अब ध्यान से समझो, मान लो अपना ये ओरिजिन है x इज इक्वल्स टू 0, मान लो ये x इज इक्वल्स टू 11 मीटर है, ये x इज इक्वल्स टू 15 मीटर है, और मान लो ये x इज इक्वल्स टू 20 है। अगर कोई बॉडी, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। बच्चे अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो क्या होता है ना, जब स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, इसको मैं ऐसे कर दे रही हूं, ऐसे समझो, बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का बात करोगे, वो क्या होता है, बराबर हो रहा है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है बच्चे, बिना अपना डायरेक्शन को चेंज किए, इसको ऐसे समझो, अगर आप ऐसे चल रहे हो, आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो, तो यही आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है, यही आपका डिस्टेंस होगा। और ये अगर इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट ये है, तो उसके बीच में इनिशियल से फाइनल स्ट्रेट लाइन, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब बच्चे आप स्ट्रेट लाइन पे चलते हो ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। अब मान लो आप ऐसे चल रहे थे, आप ऐसे चल रहे थे और आपने मान लो टर्न कर लिया, टर्न कर लिया, ठीक है। तो बच्चे डिस्टेंस के लिए तो ये पूरा ही ऐड होगा, मान लो आपने चला कुछ 15 मीटर और यहाँ पे आपने कुछ 3 मीटर चला, तो डिस्टेंस के लिए तो बच्चे ये हमेशा ऐड ही होते रहता है, मैंने आपको अभी बताया। तो डिस्टेंस
आपका अगर मैं पूछूं कि आपने चला कितना है, तो आप बोलोगे 18 मीटर मैंने चला है, 15 गया और पीछे 3 आया। लेकिन ये सेम चीज बच्चे अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलूं, ये सेम चीज अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलूं, तो आप क्या बोलोगे? ये सेम चीज अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलूं तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखो यार, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक कितना होगा? 12 मीटर। क्लियर है आपको? आप 15 चले और 3 पीछे आ गए। एक्चुअली ये रास्ता तो ऐसे ही है ना बच्चे, तो आप ऐसे समझो कि आप चले 15, फिर पीछे 3 आ गए, 3 आ गए पीछे, तो आप चले तो बस इतना ही हो ना, 12 मीटर ही चले हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो, एक और चीज समझना है आपको, एक और चीज समझना है, वो क्या है? चलो मैं आपको इधर समझाती हूँ वो चीज। क्या आपको एक चीज समझ में आया कि आपने चाहे जितना भी रास्ता क्यों ना चला हो, डिस्टेंस तो बढ़ता ही चला गया। देखो 18 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टर्न करने के बाद कम हो गया। यानी कि अगर आप बच्चे स्ट्रेट लाइन में चलते हो ना, स्ट्रेट लाइन में चलते हो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन को बिना चेंज किए अगर आप स्ट्रेट लाइन पे चलते हो, तो डिस्टेंस और बच्चे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बराबर होता है। बट बच्चे अगर आप टर्न कर गए, तो डिस्टेंस जो होता है वो तो बढ़ते ही जा रहा है, वो तो कभी कम हो ही नहीं सकता। उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। अभी हमने पीछे वाले केस में देखा, टर्न करते ही डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। ठीक है, ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो ओवरऑल जर्नी के लिए, कि अगर आप स्ट्रेट भी चल रहे हो या फिर आप टर्न भी कर रहे हो, जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यानी मैं बोल सकती हूं जो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। और अगर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगी बच्चे, वो आपको समझना है। फॉर अ मूविंग बॉडी, बच्चे अगर कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, अगर कोई बॉडी चल रही है और उसमें बोला है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? समझे? तो इस केस में क्या होगा, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट है, बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाके वापस से ए पॉइंट पर आ गई। ठीक है, जहां से स्टार्ट की थी वहीं पे आ गई, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई पाथ बन ही नहीं पाया, कोई स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं पाया, तो तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। बट क्या डिस्टेंस जीरो होगा? नहीं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आओ ये समझते हैं। मान लो ये कह रहा है इफ डिस्टेंस इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट को क्या फर्क पड़ेगा? यार डिस्टेंस ही जीरो है,
अगर आप चलते तो डिस्टेंस पक्का आता, अगर डिस्टेंस आया ही नहीं है यानी आपने चला ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये तो मस्ट बी जीरो होगा। समझे? ओके बच्चे, इसमें मैं आपको थोड़े टाइप के क्वेश्चंस भी बताऊंगी जिसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। जैसे कि मान लो ये आपका 4 मीटर है, मान लो दिस इज योर 6 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर। तो इसमें बोला है मुझे टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो इस तरीके के सवाल को आप इजीली देखो ऐसे कर सकते हो। ये ना एक वेक्टर वाला क्वेश्चन होता है कि मान लो आप 4 मीटर चले, फिर 6 मीटर चले और 4 मीटर फिर चले। तो देखो ये वाला 4 मीटर और ये वाला 4 मीटर सेम डायरेक्शन पे, तो आप क्या कर सकते हो, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। मान लो ये 4 और ये 6 है, तो 4 + 4 क्या हो गया, ये 8 है, ये 6 है। ठीक है, तो आप ये पाइथागोरस से निकाल सकते हो। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो आता है वो 10 आता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बच्चे क्लियर है। एक और क्वेश्चन मैं बोलना चाहूंगी। जैसे मान लो ये कह रहा है एक स्टोन है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। स्टोन को ऊपर फेंका है और उसका मैक्सिमम हाइट, ऊपर फेंकने के बाद जो हाइट में वो गया है वो है 10 मीटर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बताओ। अब आपको समझना होगा कि आप अगर जमीन में खड़े होकर पत्थर को ऊपर फेंकोगे जिसका हाइट जो है वो 10 मीटर है, अगर हाइट दिया हुआ है तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिस्टेंस नहीं है, वो पत्थर नीचे भी आएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। तो डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा। जहां से आपने स्टार्ट किया बच्चे आप वहीं पर आ गए। सो आई होप बच्चे इतना आपको क्लियर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इसमें और भी है दैट आई वांट टू ऐड। चलो और भी क्वेश्चन है। मान लो बच्चे ये एक सर्कल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे बोला जाता है ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स है। ठीक है, सबसे पहला बोला है कि आपको डिस्टेंस को बताना है बच्चे ए से बी पॉइंट में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बताना है आपको ए से बी पॉइंट के बीच में। देखो बच्चे डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब तो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, आप जो एक्चुअली चलते हो एक्चुअल पाथ को ही आप डिस्टेंस कहते हो। तो आप ए से देखो, बी में एक्चुअल पाथ क्या होगा, पूरे सर्कल का क्या होता है सरकमफेरेंस, 2πr, 2πr होता है और ये आपका 1/4 है, तो बटे 4 कर दोगे तो बच्चे ये πr/2 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन, अगर ये r रेडियस का है, ये r रेडियस का है, तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, √r² + r² विच इज r√2। ठीक है, अब मान लो मुझे बोल रहा है
ए से सी का बताओ। ए से सी क्या हो जाएगा? ए से सी ये मेरा डिस्टेंस होगा। तो ए से सी के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? टोटल 2πr होता है, बटे 2 कर दो, क्योंकि ये हाफ है, ये हाफ चले हो ना आप, तो ये आपका पाई आर, इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चे? पाई आर हो जाएगा। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो मेरे डायमीटर के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल से फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन, तो वो 2r के बराबर हो जाएगा। अब मान लो बच्चे वो मुझसे बोल रहे हैं मुझे ए से डी बताओ। तो अब ए से डी जाओगे तो क्या ये आपको ऐसे दिख रहे हैं? ए से डी, ए से डी, ए से डी के बीच में ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट का बोलूं तो आप क्या बोलोगे? ये r√2 ही होगा। और बच्चे अगर मैं आपसे डिस्टेंस बोलूं तो आप क्या बोलोगे? 2πr इंटू 3/4। ठीक है, 4 हिस्से होते हैं ना, 1 2 3 4, तो आपने यहाँ तक ही लिया, यानी 3 हिस्से लिए हैं, 4 में से सिर्फ 3 हिस्से आपने लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2πr, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं मुझे ए से ए का बताओ, तो ए से ए का डिस्टेंस पूरा सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे चले थे वहीं पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। अब ये तो है कि ये सिमेट्री के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन बच्चे अगर आपको सिमेट्री ना देकर कोई भी ऐसा अजीब सा एंगल दे दे और बोले डिस्टेंस बताओ, और कुछ एंगल दे दे थीटा, आपको क्या करना है? डिस्टेंस जो होता है, यानी कि आर्क लेंथ, यही है ना डिस्टेंस, यही है ना डिस्टेंस, तो आर्क लेंथ क्या हो जाता है? आर थीटा बच्चे। उसमें आर क्या है? ये जो रेडियस है, यही रेडियस आपका आर है, और थीटा ये जो एंगल बन रहा है, और ये बच्चे आपका रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट आपको काम नहीं आएगा, डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, कुछ भी अगर अजीब सा एंगल है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 2r साइन थीटा बटे 2। और बच्चे ये जो ये जो थीटा है इसको आपको रेडियन में पुट करना है। ओके ओके, सो दिस इज इट। नाउ एक ऐसा भी फिगर आता है, एक ऐसा भी फिगर आता है, इसका लेंथ ये स्क्वायर है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा बोला जाए कि ए से बी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो ए ही है, और स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? ए ही है। अगर मुझे बोले ए से सी, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, a प्लस ए। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल से फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन, यानी a√2 क्या हो जाएगा? a√2। बच्चे इसी तरीके के सवाल होते हैं। ठीक है, मैं आपको और भी सवाल दिखाती हूँ किस तरीके के होते हैं। कभी कभी बोलता है जो पार्टिकल है वो 3 मीटर ईस्ट में चला, 4 मीटर नॉर्थ में चला, तो आप इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बताओ। तो ऐसे सवालों में आपने देखा होगा कि लोग बनाते हैं कि 3 मीटर ईस्ट में चला 3i कैप, 3 मीटर नॉर्थ में चला, ये नॉर्थ है,
दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, और 4 मीटर नॉर्थ में चला। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट करना है। देखो मैं बताती हूँ, आपने डायरेक्ट करना है। क्या करना है डिस्टेंस के लिए, जो दिया हुआ है उसको डायरेक्ट लिख लो। ईस्ट यानी 3i कैप प्लस 4j कैप, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस के लिए क्या करना है, वो तो आपको डायरेक्ट ही ऐड कर देना है, विच इज 3 + 4 7 मीटर। अच्छा बच्चे, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट को एस ऊपर वेक्टर से दिखाते हैं, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो उस वैल्यू का स्क्वायर लेकर रूट ले लो, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 5 मीटर, इसका क्या हो गया बच्चे मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे अगर ऐसे बोल दे, यहाँ पे अगर एक और चीज ऐड कर दे कि मान लो 12 मीटर अपवर्ड चला है, तो उसको आप के कैप करके भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर बच्चे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।